नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर साथ करेंगे। कोरोना के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 9,195 नए केस कोरोना के सामने आए हैं और 302 कोरोना संक्रमितों की जान गई है पिछले 24 घंटे के अंदर। ओमिक्रॉन देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है और देश में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी टेंशन सभी की बढ़ा दी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 900 के पार अब तक पहुंच चुके हैं। जो मामले कल 780 थे, आज ये मामले 900 के पार हैं। ओमिक्रॉन के दिल्ली में 238 केस हैं और महाराष्ट्र में 167 केस, वहीं गुजरात में ओमिक्रॉन के 73 केस, केरल में 65 केस अब तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। वहीं दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आते। ऐसा ही नजारा दिखा शक्कुर बस्ती बस स्टैंड पर। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के शक्कुर बस्ती बस स्टैंड की। ये तस्वीरें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और एक तरफ तो पाबंदियां बहुत सारी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और दिल्ली में आपको बता दें कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के केसेस भी आ रहे हैं और साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो है दिल्ली के शक्कुर बस्ती बस स्टैंड की। तो आपको बता दें कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और दिल्ली में हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। जैसी पाबंदियां कोविड की दूसरी लहर में लगाई गई थी, कुछ उसी तरीके की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। देखिए, फैसला तो ठीक है, लेकिन अगर बस हमें नहीं मिलेगी टाइम से, हम ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम दिल्ली तो लेट नहीं जा सकते, हमें टाइम से तो बस चाहिए। ऊपर से यहाँ खड़े खड़े घंटों हो जाते हैं, फिर भी बस नहीं मिल पाती है। बताइए क्या करें। हाँ, डेली हम लोग ऑटो तो नहीं कर सकते हैं ना। डेली तो हमारे पास हमें तो इतनी सैलरी मिलती नहीं कि हम डेली ऑटो करें, डेली ऑटो से जाएं। तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या सबको हो रही होगी। नहीं, बिल्कुल गलत फैसला लिया है। हम उनके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो उनको सर्विस बढ़ानी चाहिए थी। उनको सर्विस बढ़ानी चाहिए थी। नहीं तो आप दो लोगों को तो फिर बिठाओ बस में। आप ये बताओ, हम सुबह के गए रात को घर लौट रहे हैं, हमें घर भी तो देखना होता है। बताओ सरकार ने कितना गलत निर्णय लिया है। सर्विस तो वो लोग बढ़ाने के लिए, जब इनको वोट लेना होता है तो ये सब कुछ करते भी। विधानसभा का चुनाव है तो ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। ये बताओ, यहाँ पे जो स्टैंड पे खड़े हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता? इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी है, इसमें कोरोना नहीं होगा? परेशानी क्या करने, सारी पब्लिक परेशान है। ऑफिस में तो हमारा रूल रेगुलेशन वही चल रहा है कि हमें 9:30 बजे जाना ऑफिस पहुंचना और 6 बजे हमारी छुट्टी होगी। पंचिंग हमारी शुरू हो गई है। अब आप बताइए, ऑफिस वाले अग्री कर देंगे मुझे? वो तो मेरा आधा घंटा 1 घंटा लेट करके मेरे पैसे काटेंगे, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हूँ। ठीक है, अब मैं ये बात किसको बोलूँ? लीजिए, जो ये इन्होंने एक 50% बस में कर दिया है। सैनिटाइज कितनी हो रही है बस? इनसे पूछिए ना कितना सैनिटाइज। और दिल्ली में सिर्फ शक्कुर बस्ती ही नहीं बल्कि बदरपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जिससे लगातार कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बदरपुर की, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने तो मास्क भी वहां पर नहीं लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सीधे तौर पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी, आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से धज्जियां इस वक्त उड़ रही हैं। पहले बल्कि अच्छा था सर, पहले अच्छा था। और देखिए कितनी भीड़ हो रही है इससे। सीटिंग भी करते सीटिंग कर चल जाए और ज्यादा परेशानी के कारण है। और लोग परेशान हैं और ज्यादा देखिए क्या तमाशा हो रहा है। और तो बाकी कोरोना बढ़ेगा घटेगा ही ना। पहले जैसे माहौल नहीं है, पहले जैसे पूरा सीट ले लेता सही था, और अब कर दिया 20-17 आदमी। कोई चढ़ाता है, कोई चढ़ाता नहीं है, ऐसे खाली गाड़ी लेके भाग जाता है। हम लोग देखिए ना, सब बस के लिए सब परेशान है। मुझे गवर्नमेंट से ये पूछना है सर, जब आपको पता है कितना मैन पावर है दिल्ली में, जब आपके पास साधन नहीं है, आपने बिना सोचे समझे सीधे 50% कर दिया। अगर आपने चेयर भी कवर करने थे बस के तो वो भी कवर करते, आपने सीधे 50% कर दिया। आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ बस के लिए, बस यहीं से बन के जाती है। पहलादपुर में रहती हूँ, पहलादपुर से इधर तक आई, मगर इधर से बस भी नहीं मिल रही। इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। अब कोरोना नहीं हो रहा, बस में चढ़कर ही कोरोना होगा, बस में बैठने से ही कोरोना होगा। अब भीड़ नहीं लग रही है, चढ़ने से कोरोना नहीं होता। ये बस में चढ़ने से ही कोरोना नहीं होगा क्या?
ये दिखाओ ना ये, अगर चलने से कोरोना होगा ना तो फिर अच्छी बात है, बस को बिल्कुल ही रोक दो ना कि कोई भी बस से नहीं जाएगा। तो वहीं यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में कोविड के 25, गाजियाबाद में 13 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 472 के पार हो चुका है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना के 21 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं और यूपी के अंदर कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उसका आंकड़ा भी लगातार इस वक्त बढ़ रहा है। तो यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की सब अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 118 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में कोविड के 25, गाजियाबाद में 13 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस अभी यूपी में कम डिटेक्ट हुए हैं। गाजियाबाद में 2 और रायबरेली से 1 केस, कुल मिला के अभी तक 3 केस डिटेक्ट हुआ है। 115 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में अभी तो हमें जो मिला वो 112 मामले डेल्टा वेरिएंट के ही मिले हैं। 3 ओमिक्रॉन के मिले हैं, लेकिन चूंकि देश के अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी उत्तर प्रदेश में सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कोरोना के केसेस जो है वो लगातार हर जगह पर बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में भी केसेसों में लगातार इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं जिससे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सीधा उनका रुख करते हैं। एस के वाजपेयी, सरकार की तरफ से कदम तो उठाए गए हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए, लेकिन वो कदम कितने सफल, कितने कारगर साबित हो रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें पिछले 24 घंटों में 118 नए केस, उत्तर प्रदेश में 473 कुल केसेस, 36 केसेस केवल 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं जो स्वस्थ हुए हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में। अगर हम उन शहरों की बात करें तो चाहे राजधानी लखनऊ हो या नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, सहारनपुर हो, ये वो शहर हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये केसेस बता रहे हैं आगे के लिए खतरे की घंटी है और निश्चित है कहीं ना कहीं ये चीजें तेजी के साथ करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जहां पर भी मार्केट्स हैं वहां पर लोगों को सामान मास्क के बाद ही दिया जाए जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, खासतौर पर जो विदेश से आ रहे हैं, सभी एयरपोर्ट्स पर, सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर कहीं न कहीं सतर्कता बरती जाए। हेल्प डेस्क के जरिए उनकी तत्काल जांच की जाए और उसके बाद उनको 15 दिन तक होम क्वारंटीन में उनकी निगरानी रखी जाए। तो ये बहुत सारे दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन हम कहें तो कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो जरूर व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही हैं। यही बड़ी वजह है कि लगातार पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ रही है। अगर हम पिछले 15 दिन पहले के आंकड़े को देखेंगे तो आंकड़ा 100 के अंदर में था और अभी 15 दिन बाद का जो आंकड़ा है वो 473 करीब पहुंच चुका है। तो निश्चित है ये बता रहा है कि अप्रैल जैसी स्थिति दोबारा न हो, उसके लिए कहीं न कहीं जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर वो कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जरूरत है जन सहभागिता की, जो कहीं न कहीं आंकड़ों के जरिए हमें पता चल रहा है। जी एस के वाजपेयी, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जब लोगों से हम लोग बात करते हैं तो लोगों की शिकायत ये है कि हमारे लिए सारी गाइडलाइंस लगाई गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, वहां पर भी कोविड की कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे पार्टी वो कोई सी भी हो।
बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बड़ी वजह जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो इस तरीके की भीड़, इस तरीके की रैलियां, कार्यक्रम लगातार हो रहे थे और यही बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में कोरोना खतरनाक स्थिति में पहुंचा था। और अब दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में है और ऐसी स्थिति में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कोई भी जिला हो, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं जो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं कहीं न कहीं वो समझने की जरूरत है। हमारे पास पहले का उदाहरण है तो ये जरूर है कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और भीड़ भाड़ में जाने से बचा जाए, जैसा कि निर्देश पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। तो निश्चित है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते कहीं न कहीं जो गाइडलाइन है वो जरूर टूट रही है और उसका फॉलो नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां हैं वो जरूर की गई हैं, लेकिन वो तैयारियां कहीं न कहीं इन सारी चीजों के पीछे नाकाफी साबित हो रही हैं। जी चलिए, इसके बाद भी आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर नए मुख्य सचिव बनते ही संभाली है कमान। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र लखनऊ पहुंचे हैं और आज चुनाव आयोग की बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की जो टीम है वो 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और चुनावों को लेकर समीक्षा की जा रही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो बैठक होने वाली है उसमें भी दुर्गा शंकर मिश्र शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे चुनाव आयोग की ये बैठक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी के नए मुख्य सचिव बनते ही दुर्गा शंकर मिश्र ने अपनी कमान संभालते हुए नजर आए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, दुर्गा शंकर मिश्र कल से हम बात कर रहे हैं और आते ही लखनऊ पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने कमान संभालते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। जो चुनाव आयोग की बैठक होनी है 11 बजे, उसमें भी वो शामिल होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है। चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी, जिसमें सभी जिलाधिकारी, सभी कप्तान, उसके अलावा अगर हम बात करें सभी आईजी, कमिश्नर इस बैठक का हिस्सा थे और लगातार 2 दिनों तक आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश के इन अधिकारियों के साथ मंथन किया, दिशा निर्देश दिए और जो पहले के दिशा निर्देश थे उन पर जमीनी स्तर पर क्या फॉलोअप है, क्या तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की। आज फाइनल बैठक होनी है जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और साथ ही साथ मुख्य सचिव को शामिल होना है। निश्चित है कि हम देखें तो अभी तक उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो राजेंद्र कुमार तिवारी हैं, उनको आज शामिल होना था, लेकिन कल ही डीओपीटी की तरफ से दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि 1984 बैच के आईएएस हैं, उनकी तैनाती का आदेश जारी हुआ और उसके बाद आज उन्होंने कमान संभाल ली है। निश्चित है कि आज वो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचन आयोग की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आज फाइनल बैठक होनी है तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने आते ही अपनी कमान संभाली और सबसे पहले निर्वाचन आयोग की बैठक में आज वो शामिल होने जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो तेज तर्रार अफसर हैं। अगर हम पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर वो तैनात रहे, प्रमुख सचिव रहे, केंद्रीय मंत्रालय में अभी उनकी तैनाती थी, प्रतिनियुक्त पद पर थे। हालांकि उनका 31 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो निश्चित है कहीं न कहीं अब उन्होंने आते ही ये कमान संभाली है और एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि बिना कोई समय गंवाए वो लगातार काम करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले भी उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है, कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं, विभिन्न विभागों में सचिव रहे, कई विभागों में प्रमुख सचिव रहे और आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर वो निर्वाचन आयोग की बैठक में भाग लेंगे। तो कहीं न कहीं एक संदेश जरूर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है इस बैठक में शामिल होने के बाद कि बिना एक भी दिन का समय गंवाए वो आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं गोरखपुर के कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार एनजी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ के आवास पर ही उन्हें आइसोलेट किया गया है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लखनऊ के आवास पर ही उनको फिलहाल आइसोलेट किया गया है, रवि कुमार को। तो बड़ी जानकारी, गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में आए गोरखपुर के कमिश्नर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगरा की, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। कांग्रेस चुनाव में आगरा से दलित प्रत्याशी को उतारने वाली है।
प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि महापंचायत में शामिल होकर यह फैसला लिया और उन्होंने कहा कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और आगरा से दलित प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वाल्मीकि समाज जिसका नाम आगे करेगा, कांग्रेस खुद उसको टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा में वाल्मीकि समाज के युवक अरुण की हत्या कर दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने जमकर राजनीति की थी। तो आपको बता दें कि ताकि वो ये समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, हाथरस में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। बातों पर चर्चा की और उनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आगरा से एक प्रत्याशी देने का बात कह के गई हैं। वो समाज के लोगों को नाम देना है, वो अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित करेंगी और उनका कहना ये है कि यहाँ वाल्मीकि समाज का जहाँ जहाँ उत्पीड़न भाजपा की गवर्नमेंट में हुआ है, वहाँ वाल्मीकि समाज को राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हक और अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अब एक आगरा में एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगरा से जो प्रत्याशी होगा वो दलित समाज का होगा। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ गए। सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं आगे की। कृष्णा, अगर देखा जाए तो आगरा के अंदर खासतौर पर सीधे एक मास्टर स्ट्रोक जो है प्रियंका गांधी खेलती हुई नजर आई है। क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी और कितना असर इसका रहेगा आगरा की राजनीति में? अमृता, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उसके सभी लोग इस समय पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस समय यहाँ पर जैसे कल फैजाबाद की बात, ताजनगरी आगरा में प्रियंका गांधी आई, उन्होंने सीधे तौर से ये ऐलान कर दिया कि 4 या 5 लोग ऐसे नाम दीजिए जिससे कि एक प्रत्याशी उसमें से बहुत मजबूत ऐसा हो कि जो वाल्मीकि समाज से हो। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार उन्होंने पूर्व जातिगत इस तरह के समीकरण को हवा दिया, तो निश्चित तौर से ताजनगरी आगरा में एक बहुत ही वाल्मीकि समाज के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है और एक लिफाफे में एक नाम गया भी है उनका, जो अभी ओपन नहीं हुआ है, वो उसे 2 या 3 दिन के बाद उजागर करने की बात जरूर कही है। तो निश्चित तौर से उन्होंने ये भी वहाँ पर कहा था कि जिस तरह से आगरा और हाथरस में जिस प्रकार दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे देश और विदेश में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के दलित लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और निश्चित तौर से इस तरह से जो हवा कांग्रेस पार्टी ने दी है, एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक भी जिस तरह से खेलने जा रही है और उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने की संभावना भी जताई जा रही है। जी, आपसे जानकारी लेंगे और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब पूजा अर्चना करते हुए गोरखपुर में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। अब जो आपको बता दें कि गोरखपुर को कई सारी सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे और ये रिबन काटते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके साथ में रवि किशन भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हैं। और तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने हैं। आज गोरखपुर को कई सारी सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं और ये लोकार्पण किया है उन्होंने। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से। आपको बता दें कि कई सारी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं और न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और आज गोरखपुर वासियों को कई सारी सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं।
तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त उनके साथ रवि किशन भी मौजूद हैं। तो आज कई सारी सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम के हाथों से आज कई सारी प्रमुख योजनाएं हैं जो लोकार्पित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ITI जंगल कोडिया है, ITI सहजनवा है, ITI भटहट है और राजकीय इंटर कॉलेज बुजुर्ग कैंपियरगंज। तो तमाम ये सौगात आज देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का छात्रावास का भी लोकार्पण आज किया जाएगा। CHC उसवा बाबू का लोकार्पण होगा, राजकीय पॉलिटेक्निक का होगा और साथ ही गुरु गोरखनाथ शोधपीठ का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो तमाम योजनाएं जो है वो आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन का केंद्रीयकृत रसोई घर, जिसको 14.2 करोड़ रुपए की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई सारी योजनाएं आज गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपते हुए नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर कई योजनाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को, जिसमें आपको बता दें कि कई सारी सौगात शामिल हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास, ड्रग वेयर हाउस, नकहा मानीराम 4 लेन, अक्षय पात्र फाउंडेशन का केंद्रीयकृत रसोई घर, चौरी चौरा सोनबरसा संपार पर ओवरब्रिज, गुरु गोरखनाथ शोधपीठ, राजकीय पॉलिटेक्निक, साथ ही CHC उसवा बाबू और ITI जंगल कोडिया, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये तमाम परियोजनाएं जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कासगंज की, जहां पर पान मसाला की दुकान पर GST का छापा पड़ा है और GST की टीम ने 4 घंटे तक छापेमारी की है। दुकान और गोदाम से दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। गांधी मूर्ति इलाके में स्थित दुकान पर ये छापा मारा गया है GST की टीम की तरफ से। तो इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दुकान और गोदाम से दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है GST की टीम ने। गांधी मूर्ति इलाके में स्थित इस दुकान पर छापा मारा गया है और 4 घंटे तक ये छापेमारी की गई है GST की टीम की तरफ से। कासगंज से बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर पान मसाला की दुकान पर GST की टीम ने छापेमारी की है। 4 घंटे तक ये छापेमारी चालू रही है। GST की टीम 4 घंटे तक छापेमारी करती रही। दुकान और गोदाम से दस्तावेजों को अपने कब्जे में GST की टीम ने लिया है। तो इस सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। GST की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले कन्नौज में छापेमारी की गई, कानपुर में छापेमारी की गई और अब GST की टीम कासगंज पहुंची, जहां पर पान मसाले की एक दुकान पर GST ने छापा मारा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता आयुष सुख जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? GST की टीम ने यह छापेमारी की है। देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, GST की टीम कासगंज पहुंची थी, जहां कासगंज में पान मसाला के कारोबारी के यहां पर GST की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। देर रात तक ये जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रही। 4 घंटे ये कार्रवाई चली है, जिसमें टीम ने पहले व्यापारी की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद टीम गोदाम पर पहुंची। गोदाम के बाद घर पर भी जो है वो टीम गई है, वहां से अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। हालांकि GST टीम ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कि उनके हाथ क्या कुछ लगा है, लेकिन वहां से GST की टीम ने कुछ अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है।
ऐसे में लगता है कि बड़ी कार्यवाही यहाँ पर होने वाली है जीएसटी की टीम की, क्योंकि बड़ी कार्यवाही लगातार 4 घंटे चली है। आज फिर जीएसटी की टीम व्यापारी को बुलाकर उससे पूछताछ करेगी और जानकारी लेगी। चलिए आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। कालीचरण महाराज की खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को अरेस्ट किया है। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर उन्होंने अपशब्द कहे थे। गांधी जी की हत्या के लिए गॉडसे की सराहना कालीचरण महाराज ने की थी। अपशब्द कहने के बाद भी बयान पर वो अडिग थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। अब मिली जानकारी के मुताबिक संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है। उन्हें रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है और आरोपी कालीचरण को अब रायपुर लाने की कार्रवाई की जा रही है।